हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंटिन्यू हमारे लेक्चर को। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑन इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था लेक्चर 1 में कि कौन कौन सा अकाउंटिंग टर्म्स है, उसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन हमने सारा दिया था। आज हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे अकाउंट्स में यूज़ होता है और हमें यूज़ करना है आगे चलकर। उसमें सबसे पहला टर्म है बेटा कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफिक आर्टिकल और प्रोडक्ट। जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसे हम कहते हैं क्या? कॉस्ट। कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं लागत। इकोनॉमिक्स में क्या कहलाता है ये? लागत। ठीक है। एक जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक पेन बनाने में रॉ मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगा और कुछ और भी खर्चे लगे। इन सब को जोड़ के कितना आया बेटा कॉस्ट? जो ये सारे एक्सपेंस को जोड़कर जो वैल्यू आया ना बेटा, वही क्या बन गया मेरा? कॉस्ट। तो एक पेन का कॉस्ट क्या है? इन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए जो पेन पे लगा है, उसको जोड़ के क्या निकलता है? कॉस्ट। देन गेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज गेन। बहुत लोगों को लगता है कि प्रॉफिट और गेन बेटा एक ही चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना आपको यहाँ। बहुत लोगों को लगता है कि प्रॉफिट और गेन जो होता है वो एक ही चीज़ होता है, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। क्या ध्यान रखना है? अकाउंट्स में गेन और प्रॉफिट सेम नहीं है। प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, मगर गेन होता है वो प्रॉफिट जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आप ये बताइए क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और क्या नॉन ऑपरेटिंग है? तो बेटा देखिए, अपना परफ्यूम का अगर बिज़नेस है तो परफ्यूम के बिज़नेस से में हमने एक पीस परफ्यूम को सेल किया 999 में। इसका हमारे को कॉस्ट आ रहा था 800। तो हमारा प्रॉफिट कितने का है बेटा? 199 का। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये जो परचेज सेल है ये मेरे बिज़नेस का ही पार्ट है। परफ्यूम का ही हम बिज़नेस करते हैं और इसी से हम परचेज सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमारा काम तो परफ्यूम का ही है ना। तो परफ्यूम से रिलेटेड जो भी खर्चा और एक्सपेंस है, उसको जब उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। लेकिन इसी परफ्यूम के बिज़नेस के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसका कीमत 10,000 रुपये था। इस 10,000 के मशीन को हम लोगों ने 12,000 में सेल कर दिया। तो बेटा ये जो सेल ऑफ मशीन में प्रॉफिट हुआ ना अपना, कितने का? ये जो 2,000 का प्रॉफिट है ना बेटा, ये कहलाएगा गेन। ये क्या कहलाएगा? गेन। ये कहलाएगा गेन और ये कहलाता प्रॉफिट। तो ये जो एक्टिविटी है, क्या ये मेरा बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी है? हम क्या मशीन खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहे हैं? तो ये बन जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या बन गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये जो नीचे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है बेटा, देखो वो ऐसे ही है। ये है ना। मशीन का कीमत कितना बेटा? 1,00,000। बेचे कितना में? 1,00,000। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है कि 10,000 का हुआ, एक्चुअल में हम उसको प्रॉफिट की जगह वर्ड क्या यूज़ करना चाहिए? गेन। ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देख, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? तो ये 3 तरीके का चीज़। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा क्या है हमारा? डेफर्ड रेवेन्यू। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये 3 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आप जब भी एसेट खरीदोगे तो उसमें जो खर्च होगा वो कौन से एक्सपेंडिचर होगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिन एसेट्स पे आप वो खर्च करते हो, उन एसेट्स से आने वाले सालों में आपको बेनिफिट्स मिलता रहेगा आने वाले कुछ सालों में। इज इट क्लियर? एसेट्स एक्वायर करने के लिए जो खर्च किया जाए वो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रहा है? एसेट समझ रहे हो ना? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? हमने बेंचेस खरीदा, एसी खरीदा, सोफ़ा खरीदा, बुक सेल्फ्स बनवाया, क्या एक्सपेंडिचर है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? क्या लिखा है देखो, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? रेवेन्यू ये है बेटा, ये क्या है? ये परचेज ऑफ गुड्स एंड, जब आप खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेगुलर खर्चा, जैसे कि अगर हम इस रूम का रेंट देंगे तो ये क्या बनेगा? अगर मैं अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ तो वो क्या बनेगा? ठीक है। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? व्हाट इज दिस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? होता है बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रिकरिंग नेचर का, ये बार बार होता रहेगा। ठीक है। लेकिन ये वो खर्चा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो थोड़ा हैवी नेचर का है, जिसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और उससे बेनिफिट मुझे आने वाले कुछ सालों तक और मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका बेनिफिट डेफर हो जाएगा। डेफर मतलब आगे और सालों में भी मिलेगा। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जांपल है बेटा, देखो एक हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इसको कैसे समझेंगे? देखो, आपको पता है ना, बाहर होर्डिंग लगता है, ऐसा ऐसा बोर्ड बना रहता है, उसके ऊपर आप अपना चाहो होर्डिंग लगा लो, है ना? यहाँ पे ऐसा अपने लगाना चाहते हैं, ये अपने बनाना चाहते हैं। तो जब मैं ये जगह लेने के लिए गया कि भाई मुझे ये जगह चाहिए, ये स्पेस चाहिए, तो उस बंदे ने कहा मुझे कि सर ये जगह आपको मिलेगा, लेकिन इस जगह को आपको लेना होगा कम से कम 2 साल के लिए, और इसके लिए आपको पैसा जो देना है वो 1 लाख रुपया अभी देना है एक साथ। आज ही आपको 1 लाख देना है, लेकिन ये स्पेस आपका कितने साल के लिए हो जाएगा? 2 साल के लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि जो इस साल करंट ईयर है, हम सबको पता होना चाहिए कि हम लोग पूरे बिज़नेस के लाइफ को छोटे छोटे सालों में डिवाइड करते हैं, और एक साल बेसिकली वो 12 महीने का ही लेकर के चलते हैं। तो इस केस के अंदर में ये 1 लाख रुपया खर्च मैंने इस साल किया, लेकिन क्या ये 1 लाख रुपया क्या इस साल का टोटल खर्चा है? इसका बेनिफिट तो अगले साल भी मिलेगा ना। तो एक्चुअल में इस साल का खर्चा कितना है? 50,000 है ना। बस इस तरीके के खर्चे को ही कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्च तो हुआ है इस बार, लेकिन इससे बेनिफिट मिलने वाला है अगले साल भी या उसके अगले साल भी, तो ये बन जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेटा इसको मिक्सअप मत करना। मैंने आपको बताया था जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो उससे भी तो बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है, इससे भी मिल रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन पर्पस क्या होता है? वो प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और वो बार बार नहीं होगा। लेकिन जब कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो और जिससे बेनिफिट आने वाले कुछ सालों में मिले, तो वो क्या बन जाता है? तो क्या एडवर्टीजमेंट का खर्चा एसेट है? संपत्ति पे खर्च कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो डिफरेंस समझ पा रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेनिफिट आने वाले सालों तक मिल रहा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम एसेट बना रहे हैं, एसेट ले रहे हैं, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट हमारे पास नहीं आ रहा है, बस खर्चा का क्वांटिटी ह्यूज है, अमाउंट ज़्यादा है जो आने वाले समय तक बेनिफिट देगा। समझ में आया कि नहीं आया ना बेटा? एकदम क्लियर है ना? पांडे जी, दुबे जी, क्लियर है? रिसीट। अब जैसे एक्सपेंडिचर पढ़े थे वैसे क्या पढ़ना है अपने को? रिसीट। तो बेटा रिसीट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसीट और आप ट्राई करोगे क्या? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या होता है, समझा पाओगे? देखो लिखा है, यहाँ लिखा है डेफिनेशन, लिखो, इसको बड़ा कर देता हूँ, लिख लो। क्या लिखा है? रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वो रिसीट जो बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ के दौरान हमें मिले। तो बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी क्या होता है? सामान बेचना। भाई सामान बेच के जो मुझे मिला वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट है। सामान बेचकर जो पैसा मिल रहा है वो कौन सा रिसीट है? परफ्यूम सेल करके जो मेरा अर्निंग आएगा कौन सा रिसीट है? कैपिटल कहाँ से? रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि परफ्यूम मेरा गुड्स है। गुड्स बेचकर जो मुझे सामान मिलेगा वो क्या होगा? लेकिन मैंने बताया था कि मैंने अपने परफ्यूम का एक एसेट्स बेच दिया बनाने के लिए, मशीन बेच दिया, वो कौन सा रिसीट होगा? तो उसको बेच के जो पैसा मिला वो कौन सा होगा? प्रॉफिट नहीं बोलना है, रिसीप्ट बोलना है, रिसीट। इसको एग्जांपल से समझेंगे। लिख लिया? ये लिख लो पहले, फिर मैं ऊपर जो मशीन वाला एग्जांपल दिया था उसको क्लियर कर लेंगे उससे एकदम। कोर्स, COURSE, कोर्स, ये है कोर्स। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये है नॉट रिसीव्ड। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे सेल ऑफ। इसको एग्जांपल से समझें। लिख लिया? अरे वहाँ रिसीव्ड लिख दिया, यहाँ खाली नॉट रिसीव्ड लिख लो, ख़त्म। उतना लंबा लिखने का है, खाली एग्जांपल लिख लो। अब इसको क्लियर करते एग्जांपल से, ध्यान से समझना। एक मशीन है जो हम यूज़ कर रहे थे, 1,00,000 रुपए का मशीन था। हमने इस मशीन को सेल कर दिया कितना रुपया में? 1,10,000 में। सेल करके ये जो मुझे पैसा मिला कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। समझ रहे हो? और इन दोनों का जो डिफरेंस का पैसा है, कितना पैसा डिफरेंस हुआ? ये 10,000 रुपया मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है कि गेन है? गेन है, क्योंकि मशीन बेचना मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अभी पीछे सीखे थे। तो तुम ये कह सकती हो कि सर यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ ना उसको हम गेन बोलेंगे, ये आंसर एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप सिर्फ बोलोगे सर प्रॉफिट है तो रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर आप मुझसे ये कहते हो कि सर ये जो आपने यहाँ पे जो 10,000 जो यहाँ में प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये
प्रॉफिट को गेन कहते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, तो एक्सेप्टेड है। अगर आप सिर्फ कहोगे सर ये प्रॉफिट है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस का नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज एसेट्स बिक रहा है, कैपिटल एसेट्स बिक रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आइटम में आए, पॉइंट नंबर 5, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक, तो व्हाट इज डिस्काउंट बेटा? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और इन अमाउंट ड्यू। जो भी सामान है, गुड्स है, उसके प्राइस में अगर रिडक्शन हो जाए तो हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट है। या जो अमाउंट ड्यू है उसमें रिडक्शन हो जाए तो भी हम कहते हैं उसको डिस्काउंट। ध्यान से समझिए, हम बाज़ार गए सामान खरीदने के लिए, आप मेरे पास आए, सर आई वांट टू परचेज अ परफ्यूम, एंड यू आस्क्ड मी सर व्हाट इज़ द प्राइस? आई सेड दैट द प्राइस इज़ 299। यू सेड सर कि मेरे को आप 250 में दे सकते हैं। तैल से यस, तो आपका कितना रुपये आपको छूट मिला? 50, दैट 50 इज़ योर डिस्काउंट। ठीक है, ये तो वो हुआ जब आप तुरंत परचेज कर रहे हो। लेकिन अभी हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखा है, उसमें हमने एग्जांपल सीखा था बेटा कि मैंने उधार में किसी को बेचा और वो जब पैसा मुझे लौटाने आया तो बोल रहा है सर थोड़ा सा कम ले लीजिए। क्या कहा उसने? सर थोड़ा सा कम ले लीजिए। 50,000 की जगह उसने मुझे 49,000 दिया, बोला फुल सेटलमेंट। सर फुल सेटलमेंट ले लीजिए सर प्लीज़। तो मैं क्या बोला, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो अमाउंट ड्यू में भी तो कम बेसी हो सकता है ना, दैट बिकम्स डिस्काउंट। ये चीज़ दो तरीके से यूज़ होता है ना, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। दूसरा हमसे मांगेगा तो हम भी तो दूसरे से ले सकते हैं, यस और नो? तो डिस्काउंट रिसीव भी होता है और डिस्काउंट अलाउड भी होता है। अब बेटा देखेंगे कि डिस्काउंट दो तरीके का होता है अपार्ट फ्रॉम रिसीव्ड एंड अलाउड। एक को कहते हैं कैश डिस्काउंट और एक को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अच्छे से समझ लो। सबसे पहले कैश डिस्काउंट में आते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब तुरंत। तुम मुझसे बोले सर मुझे परफ्यूम खरीदना है, तो मैं तुमसे पूछूंगा अभी खरीदना है? अगर पैसा आप अभी दोगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा। अभी खरीदना तो बोलो डिस्काउंट। आप बोले नहीं सर 250 में दे दीजिए, हम फिर आपसे बोलेंगे अभी खरीदना है तो ठीक है दो और ले जाओ। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ कौन सा डिस्काउंट काम में आया? कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ का मेन मकसद प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत पैसा मिल जाए, या अगर हम देंगे तो हमको मिलेगा। और दूसरा, अगर मैंने किसी को उधार बेचा है और मैं उसको ये कहूँ कि अगर आप 1 महीना के अंदर पेमेंट कर दो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। ये भी कौन सा डिस्काउंट बनेगा? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट बेटा इसका मेन पर्पस है फटाक से पैसा मिल जाए, पैसा जल्दी हमें मिल जाए, पैसा टाइम पे हमें मिल जाए, इसीलिए हम क्या देते हैं? डिस्काउंट के लालच में तो आदमी बहुत कुछ करता है। सारा कंपनी तो डिस्काउंट दे दे के, जहाँ डिस्काउंट दिखा पब्लिक भाग गया, भीड़ उसी तरफ, है कि नहीं? खाने पीने में डिस्काउंट, कपड़े में डिस्काउंट। अब हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा डिस्काउंट ट्रेड। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट होता है डिडक्शन इन अमाउंट बाय द सेलर। बेटा सेलर जो है ना वो अमाउंट रिड्यूस कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ?
ट्रेडर डिस्काउंट कर दे रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल बिजनेस का ट्रेंड है। मैं आपको कह दिया कि अगर कोई भी मेरे से बल्क में सामान खरीदेगा बेटा, अगर मेरे पास कोई परचेस करने आ रहा है ना, तो उसका 5% डिस्काउंट तो पक्का। मतलब इसमें प्रॉम्प्ट पेमेंट का ही मोटिव नहीं है। तुम आओ हमारे पास, हमसे खरीदो, 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्रेडर के द्वारा किया गया एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, नॉर्मल सिस्टम है। क्या यहाँ रेट फिक्स है क्या 5? ऐसा नहीं है, 2% भी दे सकता है, 10% भी दे सकता है, और ट्रेडर के ऊपर है। समझ रहे हो बेटा? पॉइंट क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देगा या कस्टमर को देगा। यहाँ प्रॉम्प्ट पेमेंट मुद्दा, मैं उधार में लेने जाऊँगा ना तो भी मुझे मिलेगा, और कोई मुझसे उधार में परफ्यूम लेने आएगा तो भी उसे मिलेगा। वो मेरे से बोल रहा है सर आई वांट 1000 पीसेस, तो मैं क्या बोलूँगा कि देखिए मेरे से अगर आप खरीद रहे हो तो 5% तो आपका पक्का डिस्काउंट है ही। अब बात उठेगा कि अगर आप पैसा मुझे अभी दे दोगे तो आपको हम 10% डिस्काउंट और दे देंगे। तो पहला वाला 5% डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ये दूसरा वाला जो 10% है कि आप अभी पैसा दे दीजिए तो कौन सा डिस्काउंट होगा? प्लस मैं उसको बोल रहा हूँ चलिए कोई बात नहीं, अगर आप मुझे 1 महीना बाद भी, 1 महीना के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो भी मैं आपको 10% दूंगा। ये कौन सा डिस्काउंट? कैश। समझ में आ रहा है? तो ये बस इतना समझना, ये बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं, एकदम लेमेंस का भाषा में। बेवकूफ़ बच्चे को वैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई इसमें मैं प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा। आपके बेस रेडी करने के लिए ये बहुत सिंपल और सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब फिर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट जो था ना मेरा कैश, इसका 2 पार्ट किया, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट। और यहाँ मैंने क्या लिखा? डिस्काउंट अलाउ हम लोग को कब होता है? जब हम रिसीव करते हैं। किससे रिसीव करते हैं? कस्टमर से। और अलाउ कब होता है? जब बेटा हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करते हैं बेटा? क्रेडिटर को। और जिससे हम खरीद रहे हैं सेलर को। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सही बोला आपने। शॉपकीपर की जगह अपन क्या कह सकते हैं? सेलर्स। कोई भी सेलर है जो बेच रहा है मुझे, उससे हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नल एंट्रीज पास, कैश डिस्काउंट का एंट्री पास होता है। तो जब जर्नल करेंगे तो ये बातों को ध्यान आना चाहिए। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रेड डिस्काउंट लिख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट में डैश मार के लिख लिए, नॉट रिकॉर्डेड। देखो लिखा है नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, लिख लो नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। किसके लिए है ये? ट्रेड डिस्काउंट के लिए। कोई जेई मतलब जर्नल एंट्री नहीं चाहिए। लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए क्या लिखा हुआ है? जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। नोट कर लो। ठीक है? रिबेट, नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है? कोई बात नहीं, इसको आप ऑनलाइन देख लियो, समझने पे फोकस करो। मोटा मोटा चीज़ यहाँ नोट करो ना आप। मोटा मोटा चीज़ समझ गए ना? ट्रेड और कैश, बस। और डिटेल्स में जाना है तो एक वीडियो देख लेना आप लोग। रिबेट क्या है बेटा? व्हाट इज रिबेट? बहुत लोग को लगता है डिस्काउंट ही रिबेट है। नहीं 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 नहीं, लगता तो डिस्काउंट जैसा है। रिबेट देना तो कम ही पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट नहीं है। तो क्या है रिबेट? अगर हम या सामने वाला पार्टी मुझे छूट दे रहा है अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंट किसी और कारण से, प्रॉम्प्ट पेमेंट कारण नहीं है, नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी नहीं है, किसी और कारण से छूट मिल रहा है, तो उसे हम रिबेट कहते हैं। जैसे
हमारे पास कुछ सामान ख़राब आ गया, हमने परचेज़ किया था मटेरियल गुड्स, वो मटेरियल ख़राब आ गया। अब मैंने अपने सेलर को कहा, हम लोगों ने कहा कि आपका 10,000 का सामान देखिए थोड़ा डिफेक्टिव आया है। तो इस केस में क्या कर सकता है सेलर, जानते हो? सेलर बोलेगा एक काम कीजिए, 10,000 मत दीजिए, 5,000 ही दे दीजिए। ये जो 5,000 कम हुआ वो क्या हुआ? रिबेट। अभी हम आएंगे, रुको। अब फिर क्या है बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हाँ इस पे यहाँ फोकस करना है थोड़ा ज़्यादा। व्हाट इज़ अकाउंट? कोई पूछेगा सर अकाउंट क्या होता है, या अकाउंट का एक लोग नहीं कह पाते अकाउंट क्या होता है। तो याद रखेंगे, इस स्टेटमेंट सबको याद हो जाना चाहिए, 4 वर्ड है, याद हो जाना चाहिए। समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसे ट्रांजैक्शन को जहाँ एक जगह हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम अकाउंट कहते हैं। समराइज्ड रिकॉर्ड, अगर एक जैसे ट्रांजैक्शन का हम रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम अकाउंट। लिख लिए क्या? क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़े। एक जैसे ट्रांजैक्शन का, सिमिलर ट्रांजैक्शन मतलब एक जैसा ट्रांजैक्शन, ठीक। जैसे परचेज है, तो परचेज जितना बार भी परचेज किए हैं गुड्स को, राम से, श्याम से, रहीम से, सबको एक जगह लिख रहे हैं, सारे परचेज को एक जगह लिख रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट। तो अकाउंट वो प्लेस है, अकाउंट वो चीज़ है जहाँ पर हम एक जैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज डेबिट। ये अकाउंट्स में यूज़ होने वाला प्रैक्टिकल में, तो इसको बहुत हल्के में मत लो। अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट ये सब यूज़ होने वाला है। व्हाट इज़ डेबिट? देखिए कोई भी अकाउंट है ना, उसका 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है बेटा? 2 पार्ट। लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं? डेबिट। और राइट साइड को क्या कहते हैं बेटा? तो देखो यहीं पर डेबिट और क्रेडिट क्लियर हो गया। दोनों क्लियर हो गया कि नहीं? तो अकाउंट कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है। मिटा दूँ क्या वापस से? मिटा के आपको दिखाऊं, वापस बना दूं ये वाला, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि सर परचेज अकाउंट कैसा दिखेगा, तो देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 प्रोफॉर्मा होता है। कहाँ क्या होता है वो मैं बताऊंगा, आप सिर्फ अभी डेबिट क्रेडिट पे फोकस करो। मान लीजिए कि ये अकाउंट है, इसका नाम है परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? तो बेटा इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डेबिट। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? तो बेटा परचेज डेबिट होगा तो इधर आना है, परचेज क्रेडिट होगा तो इधर जाना है। आ रही है बात समझ में? यही है। और इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? ये पूरा क्या है? अकाउंट। क्या है ये? इसी का नाम है परचेज अकाउंट। देखो क्या लिखा है, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है, A/C इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर? बस अब खत्म होने वाला है। घर पे आप फॉर्मेट बना लो, कोई बात नहीं है कि आपको अभी सब कुछ बनाना है। वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं है। आप ये वाला पार्ट खोलो, जो जो आपको डाउट हो रहा है आप वहाँ पे वापस जाके देख सकते हो, जितनी बार देखना है देख सकते हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट टर्म में आइए, बुक्स ऑफ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? वो बुक्स जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसे क्या हम कहते हैं? बुक्स ऑफ। तो एग्जाम्पल है जर्नल और लेजर। ये टर्म हम लोग सुन चुके हैं ना, जर्नल एंड। रिकॉर्ड कहाँ होता है? जर्नल में। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? तो ये अपन सीख चुके हैं।
नेक्स्ट टर्म इज एंट्री। एक ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं एंट्री। BO स्टैंड्स फॉर, हो गया तो पक्का, वो कल हम देखेंगे। 10 सम होमवर्क है। हाँ, सारा एग्जाम्पल्स करके रखना है। पॉलिनोमियल्स, रैशनलाइजेशन दोनों। क्या समझे? क्या एंट्री? एक ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम बोलते हैं हमने क्या की है। तो मैं बोलूँगा बेटा एंट्री करो, एंट्री करो। एंट्री करो का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, मतलब जर्नल में लिखो, लेजर में लिखो, उसको हम क्या बोलें? क्या करो? एंट्री करो। नेक्स्ट टर्म में से तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं इसको? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, लेकिन इसको साउंड कैसे करेंगे? एंटरप्रेन्योर। ठीक। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल, देखो जो भी चीज़ हमें दूसरों लोगों से मिलेगा, जो हम लोग ओन करते हैं, जो पैसा हमें दूसरे से मिलेगा, वो क्या होगा? तुम्हारा भी छुट्टी है, तुम भी जाएगा। ओके ओके, बाय बाय, गो करके आना है होमवर्क। तो डेटर से पैसा मिलता है और बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिलता है हमें, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। तो जो अमाउंट हमें मिलेगा, ओन्ड मतलब जिसके हम मालिक हैं, जो फर्म को मिलेगा वो बनेगा ट्रेड। हम लोग खुद को क्या मानते हैं? बिजनेस। तो जब मैं रिसीवेबल बोल रहा हूँ तो हमें मिलेगा, मैं पेबल बोल रहा हूँ इसका मतलब हमें, ओ का मतलब हमें दूसरों को देना है, टेंशन है हमारा। फिर एक टाइम है यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टर्म। क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है राइटिंग में। क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग। ये दो तरीके का होता है बेटा, एक बिल्स रिसीवेबल और एक बिल्स पेबल। डेटर एक्सेप्ट करता है और बिल पेबल बेटा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है? एसेट, और बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी, क्योंकि देना होगा, देना होगा। ठीक है, इसका पैसा फ्यूचर में अपने को मिलेगा, मनी देना है। आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन अभी हमने आपको बताया था, क्या होता है डेप्रिसिएशन? डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। हमारे फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो बेटा यहाँ देख के बताओ, मशीन 50 का था, अब वैल्यू 40 हो गया है, डेप्रिसिएशन कितना है? 10। जितना रिड्यूस हुआ उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्यों होता है एसेट का वैल्यू में डिक्रीज? कारण लिखा है। पहला कारण क्या है बेटा? अरे आप यूज़ कर लोगे तो वैल्यू नहीं डिक्रीज हो जाएगा। आप कुछ भी खरीद, आप फ़ोन खरीद के लाते हैं, अभी खोल दिए बस बॉक्स से, दोबारा बेचने जाएंगे मिलेगा उतना रुपया? 50,000 का फ़ोन लेंगे, 50,000 नहीं मिलने वाला आपको।
अभी बोला अभी तो खोला है सर, वापस ख़रीद लीजिए, बोलेगा आपका वैल्यू कम हो गया है, बॉक्स से बाहर आ गया तो कम हो गया, और 2 महीना यूज़ कर लेंगे तो जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे कम होगा। दूसरा है फ्लेक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस। फिर एक तो है एक्सीडेंट, कुछ नुकसान हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया मशीन के अंदर में, तो वैल्यू घटना है उसका। ऑब्सोलेसेंस हो गया बेटा, आउटडेटेड हो गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया। जब नया टेक्नोलॉजी आता है तो पुराने चीज़ों का दाम कम हो जाता है ना, तो वहाँ भी डेप्रिसिएट हो रहा है। नेक्स्ट, बैड डेट्स। ये बहुत काम कट्टा में मज़ा आएगा। बैड डेट्स क्या होता है? डेटर से जो डेटर हमें पैसा नहीं देगा वो क्या होगा? हमने भरोसा करके किसी को उधार में सामान दिया, वो क्या हो गया? वो पैसा अगर नहीं देगा तो बैड डेट, दे देगा तो अच्छा बात। अब जैसे एग्जांपल देखो कि मैंने, अब टीचर्स को भी फेस करना पड़ता है। बस डेटर का पॉइंट ये है कि डेटर गुड्स, हम लोग गुड्स बेचते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए टीचर्स ने किसी बच्चे को पढ़ाया और बेटा वो फीस नहीं दिया और बिना फीस दिए भाग गया, तो टीचर का क्या हो गया? लॉस है ना। वो एक तरीके से बैड डेट ही है। लेकिन बिजनेस के अंदर गुड्स अपने बेचते हैं उधार में, डेटर का जन्म होता है। डेटर जब हमें पैसा ना दे पूरा तो बैड डेट। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि डेटर भाग ही जाएगा, बहुत सारा कारण होता है बिजनेस में जिसके कारण पैसा नहीं मिलता है या पूरा नहीं दिया। मैंने उसको 50,000 का सामान दिया था, उसने मुझे 48,000 ही दिया या 45 ही दिया या 30 दिया, उसके बाद बोला हम नहीं दे पाएंगे, फुल सेटलमेंट नहीं हो रहा है, बोल रहा हम दे ही नहीं पाएंगे, मेरे पास है ही नहीं पैसा। 50 की जगह वो मेरे को 30 ही दिया, तो 20,000 का क्या हो गया? उस लॉस को क्या कहते हैं? बैड डेट। तो याद रखिएगा बेटा, वो बैड डेट ही है। बैड डेट एक तरीके का लॉस ही होता है, लेकिन डेटर नहीं देता तो उसको हम बैड डेट कहते हैं। तो बैड डेट वर्ड यूज़ करेंगे जब पैसा हमें ना मिले तो। ठीक, अब बस ख़त्म, ये इतना ही है, छोटा छोटा है ये। हाँ तो एक काम कीजिए ना, नोट मत कीजिए, जस्ट सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। वेट, वीडियो से लिख लेना। नेक्स्ट है बेटा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई आदमी बैंकरप्ट हो जाए। क्या हो जाए? दिवालिया निकल गया, कंगाल हो गया, उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट हो गया, वो अब पैसा नहीं चुका पाएगा। जब कोई व्यक्ति, इंसान, बिजनेस पैसा चुकाने में असमर्थ हो जाए, if the person or the business is unable to pay his or her debt, then we say that that person or business, it has become insolvent. क्या हो गया? सॉल्वेंट मतलब जो दे पाए। What is book value? संपत्ति, एसेट का जो भी वैल्यू हमारे बुक्स में लिखा है ना बेटा, वही क्या है? बुक वैल्यू। एक मशीन का कीमत हमारे बुक में लिखा है 1,00,000 रुपया, तो उसका बुक वैल्यू कितना है? 1,00,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट, जब भी पैसा हम किसी एसेट में लगाते हैं जिससे फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा? अर्निंग। क्या मिलेगा? अर्निंग। तो वो क्या बन जाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने बैंक में पैसा डाला तो बैंक से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। बैंक ब्याज देता है बेटा, बैंक से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। किसी बैंक का बेटा शेयर आपने खरीद लिया तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? प्रॉफिट के शेयर को, प्रॉफिट के एक हिस्से को जो बढ़ जाए शेयर होल्डर्स के बीच में, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ का मतलब वही है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। और इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकता है बेटा? किसी कंपनी का शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो तो क्या हो गया? वो इन्वेस्टमेंट हो गया। शेयर्स पे हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। डेंड, डिविडेंड, ट नहीं है, टी नहीं है, डी, डिविडेंड। व्हाट इज बैलेंस शीट? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के को जो हम दिखाते हैं जिस शीट में, वही कहलाता है
तो देखो टर्म सुना सुना है ना, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, ठीक। तो एसेट लायबिलिटी कैपिटल के हिसाब को हम जहाँ दिखाते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, वो क्या है, वो बैलेंस शीट है। और जब भी अकाउंट्स में एंटिटी का बात करेंगे तो किस एंटिटी के बारे में बात हो रहा है, इकोनॉमिक एंटिटी का बात हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टर्म्स। बहुत कुछ हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग आगे और प्रैक्टिकल में मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर जाकर आप वीडियो को दोबारा देखें, जो स्टेटमेंट्स आप नहीं लिख पाए हैं उसको वापस लिख सकते हैं। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, आप इसको वापस से देखो, 2 बार आप इसको सुनो और इसके ऊपर नोट्स बनाओ, तो आपका कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स जो टर्म्स यूज़ होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे जब अकाउंट्स में आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप में ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। और होप टू सी यू सून। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।